नमस्कार। केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस कंटिन्यू करें जिसमें हम लोगों ने यूनिट 5 स्टार्ट की थी और आज हम लोग बात करें अपने नए चैप्टर के बारे में, जो हम देखेंगे कि घर की सजावट में कला के तत्वों का क्या योगदान होता है। यानी कि कला क्या होती है, आर्ट यानी कि डिज़ाइन क्या होती है, डिज़ाइन के साथ साथ डिज़ाइन में किन किन तत्वों को यूज़ किया जाता है, यानी किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कि कला क्या होती है, यानी कि डिज़ाइंस क्या होती है। तो कला की हम डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी क्वालिटी, यानी कि कोई भी दक्षता, कोई भी क्षमता जिसका उपयोग हम किसी चीज़ को सुंदर दिखाने के लिए, उसको आकर्षक बनाने के लिए उपयोग करते हैं, तो वह चीज़ क्या कहलाती है? कला कहलाती है। तो कला की डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, जब किसी दक्षता का उपयोग किसी वस्तु को सुंदर किसी वस्तु को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। किया जाता है तो उसे कला कहा जाता है। यानी कि कला डिज़ाइंस क्या होती है, यानी कि जब किसी भी दक्षता यानी कि हमारे कोई भी क्षमता या क्वालिटी का यूज़ हम किस लिए करते हैं, किसी वस्तु को सुंदर दिखाने के लिए करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कला कहा जाता है। इसमें हमें दो शब्दों को ही ध्यान रखना है, एक तो है दक्षता और दूसरा है किसी वस्तु को सुंदर और आकर्षक बनाना। यानी कि दक्षता जो किसी को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए उपयोग में की जाती है, उसे हम कहते हैं कला कहते हैं। अब ये जो कला है, कला के तत्वों के बारे में बात करते हैं, तो जो कुल कला के 4 तत्वों के बारे में बताया गया है। अब ये तत्व कौन कौन से हैं? तो जो 4 तत्व है कला के, तो सबसे पहला तत्व होता है, यानी कि कला यानी कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए हम किन तत्वों का यूज़ करते हैं? रेखाओं का यूज़ किया जाता है, आकार, बनावट और रंग। यानी कि हम कोई भी डिज़ाइन, कोई भी कला बनाने के लिए इन 4 तत्वों का यूज़ करते हैं। अब ये 4 तत्व कैसे होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती है, एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले कला के तत्व की बात करें तो सबसे पहला तत्व है वो है रेखा, जिसे क्या कहते हैं? लाइंस या लाइन या लाइंस, जो भी कहे। अब ये रेखाएं क्या होती है? रेखा क्या, मान लो मैंने ऐसे रेखा खींच दी, तिरछी खींच दी, गोल खींच दी, टेढ़ी मेढ़ी खींच दी, ये सब क्या है? ये सभी एक तरीके की रेखाएं हैं। ये सभी एक तरीके की रेखाएं हैं, तो इन सभी रेखाओं के अलग अलग नाम है। यानी कि जब हम किसी भी एक क्षेत्र से या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सीधी लाइन खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग रेखा कहते हैं। अब इन लाइनों का यूज़ हम किसी वस्तु को सुंदर दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, डिज़ाइंस बनाने के लिए। मान लो जैसे कोई मेहंदी की डिज़ाइंस देखी हो आपने, आजकल जो वॉल पे डिज़ाइंस की जाती हैं वो देखी हो, ड्राइंग्स देखी हो, उन सब में रेखाओं का यूज़ किया जाता है। बिना कोई लाइन खींचे हम कोई भी ड्राइंग वगैरह है जो नहीं बना सकते। और अगर हम कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें हम अलग अलग तरीके की लाइनों का यूज़ करते हैं।
यानी कि अब ये अलग अलग तरह की लाइनें क्या होती है, उन अलग अलग तरीके की रेखाओं का उपयोग करके हम क्या बना रहे हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सुंदर बना रहे हैं, उसको आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव बना रहे हैं। तो यही क्या है, हमारी कला है। यानी कि जब हम रेखाओं का उपयोग किसी भी चीज़ को सुंदर दिखाने के लिए करते हैं, उसे आकर्षक बनाने के लिए करते हैं। तो ये जो रेखाएं होती है ये 4-5 तरह की होती है। एक तो रेखाएं होती है समतल रेखाएं, एक होती है तिरछी रेखा, एक होती है लंबवत, एक होती है लहरदार, जिसे कह सकते हैं जिगजैग, इसे कह सकते हैं वेवी। और एक कहते हैं हम टेढ़ी मेढ़ी। तो ये क्या है, ये 5 तरह की रेखा है। अब इन सभी रेखाओं का यूज हम घर की सजावट में, घर को प्रबंध करने के लिए करते हैं। समतल रेखाएं यानी कि समानांतर, घर की सजावट में इस तरह की रेखाओं का भी यूज कर सकते हैं। तिरछी रेखाएं, लंबवत रेखाएं जो खड़ी रेखाएं भी कहते हैं इन्हें, लंबवत या खड़ी रेखाएं। फिर है लहरदार, ये रेखाएं कौन सी कहलाती है, लहरदार रेखाएं। और टेढ़ी मेढ़ी रेखा यानी कि जिगजैग। हम डिजाइन बनाने के लिए इन सभी तरीके की रेखाओं का यूज करते हैं। जब ये रेखाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी होती है तो इन रेखाओं को कौन सी रेखाएं कहते हैं, समतल रेखाएं। तिरछी रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती है, लंबवत यानी कि जो खड़ी रेखाएं होती है, लहरदार यानी कि लहरों के रूप में, और टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जिगजैग मोशन के रूप में रहती है। यानी कि जब घर की सजावट में हम इस तरह की रेखाओं का उपयोग करते हैं। अब ये जो है रेखाएं, इनका उपयोग हम घर की सजावट में करते हैं। अब घर की सजावट के साथ साथ किसी भी चीज को सुंदर बनाने के लिए, क्या कह सकते हैं, सुंदरता के लिए मेहंदी की डिजाइन्स में भी इनका यूज किया जाता है। और मेहंदी की डिजाइन, मेहंदी भी क्या एक तरह की क्या है, डिजाइन ही है। मेहंदी भी क्या है, एक तरह की डिजाइन है। और हम ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डिजाइन के तत्व पढ़ रहे हैं, यानी कि डिजाइन के कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। यानी कोई भी डिजाइन बनाने के लिए हम किन किन कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। तो हम पहली बात तो है कि हम रेखाओं का यूज कर सकते हैं। फिर है दूसरा आकार। डिजाइन्स को बनाने हम लोग आकार का भी यूज कर सकते हैं। आकार यानी कि शेप्स, यानी कि जब हम किसी भी डिजाइन्स को बनाने के लिए आकार यानी कि शेप्स का यूज करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, कला का दूसरा तत्व। अब इसका उपयोग भी घर को सजाने के लिए, किसी भी वस्तु को सुंदर दिखाने के लिए किया जाता है। इसमें भी अलग अलग तरीके के आकार हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, षटभुजाकार। कई तरीके के आकार होते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन आकार होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है वर्गाकार। वर्गाकार कैसा होता है, चारों भुजाएं समान। यानी कि जब हम वर्ग के आकार की डिजाइन्स का यूज करते हैं
तो इससे भी हम घर को सजाने में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन्स को बना सकते हैं। आयताकार, ये क्या हो गया? आयताकार। आयताकार। फिर है त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार यानी कि 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5, यह है पंचभुजाकार। और षटभुजाकार 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 भुजाकार। और फिर है वृत्ताकार। कोई भी डिजाइन बनाने के लिए हम इन सभी तरीके के आकारों का यूज कर सकते हैं, यानी कि घर की सजावट में, वस्तुओं की सजावट में, मेहंदी की डिजाइन में, दीवारों की सजावट में, यानी कि इन सभी चीज़ों पर। इसके साथ साथ जो लकड़ी या फिर घर के जो फर्नीचर बने होते हैं, उन फर्नीचर पे इन तरीके की आकारों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि घरों के फर्नीचर की नक्काशी, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में हम क्या कर सकते हैं? कला के तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। फिर जो अगला कला का तत्व है वो होता है बनावट। अब है बनावट, यानी कि अब किसी भी सजावट में या फिर डिजाइन को बनाने में बनावट का क्या महत्व होता है? बनावट यानी कि वो जो वस्तु है या फिर कोई भी डिज़ाइन है वो किस तरीके की बनी हुई है। अब कोई वस्तु होती है चिकनी होती है, कोई खुरदरी होती है, कोई समतल होती है तो कोई समतल नहीं होती। यानी कि जब इस तरीके की बनावट होती है, यानी कि हम कोई भी शेप बना रहे हैं, कोई भी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, उसको सजाने के लिए अगर उस पर डिजाइंस बना रहे हैं, मान लो हमने कोई लकड़ी ले ली, लकड़ी से हमें कोई फर्नीचर बनाना है। हम ये फर्नीचर पुराने टाइम के, यानी कि हमने जो ऐतिहासिक शैली पढ़ी थी उसके अनुसार बनाना चाहते हैं, तो उसके अनुसार जो लकड़ी के फर्नीचर वगैरह होते थे उस पर कई तरीके की नक्काशी की हुई होती है, उन पर क्या कहती बारीकी से काम किया हुआ होता था। अब वो कैसे किया हुआ था? अब उस पर अगर हम हाथ लगा के देखते तो वो क्या होते थे? चिकने होते थे, खुरदरे नहीं होते थे। और कुछ खुरदरे होते थे तो उनमें भी क्या थी? अपनी अलग एक खूबी होती थी। यानी कि उस वस्तुओं की बनावट में, उनको बनाने में उन लोगों ने किस तरीके की नक्काशी का उपयोग किया है, उस वस्तु को उन्हें जो बनाया है उसकी जो डिजाइन्स रखी है उन लोगों ने वो कैसी रखी है। यानी कि जब हम किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, उसके निर्माण में, उसको और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए जब बनावट का उपयोग करते हैं, बनावट का यूज करने से उस वस्तु में चिकनापन आ जाता है, या फिर कह सकते हैं उस वस्तु को हम लोग चिकनापन प्रदान कर सकते हैं। खुरदरापन भी दे सकते हैं, यानी कि रफली भी पन दे सकते हैं, यानी कि रफ सरफेस भी दे सकते हैं। हम उसे शाइनी यानी कि चमकदार बना सकते हैं। यानी कि ये सारे काम कर सकते हैं, या फिर हम उसे डल भी कर सकते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु को सुंदर बनाने के लिए, जिससे उसकी जो कला है उसकी डिजाइन और ज़्यादा निखर जाए, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उस वस्तु को विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में जब हम सामग्री या उन वस्तुओं का यूज़ करते हैं तो उससे उसके धरातल पर प्रभाव पड़ता है। तो कोई वस्तु कोई वस्तु में चमक आ जाती है, तो कोई वस्तु खुरदरापन ले लेता है, कोई वस्तु कोमल आ जाती है, या फिर कोई चिकनी हो जाती है। यानी कि चमकदार के साथ साथ हम एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, कोमल। जब इन वस्तुओं के निर्माण में और जब ये सारी वस्तुओं में ये सारे हम गुण ले लेते हैं तो वह कौन सा तत्व कहलाएगा? बनावट। अब हम बनावट का यूज करके क्या क्या बना सकते हैं? दरी,
कालीन, गद्दे। जब इन सभी चीज़ों का यूज़ करें, क्योंकि चिकनापन, खुरदरापन, चमकदार, कोमलता, डलनेस, ये सारी चीज़ें हम इन वस्तुओं में ले सकते हैं। और इन वस्तुओं का यूज़ करके इसमें हम लोग एक घड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इन वस्तुओं का यूज़ हम लोग किसमें भी कर सकते हैं, घर की सजावट में, यानी कि गृह सज्जा में हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं। इनडायरेक्टली तो आए तो किस पे, हम लोग सीधे गृह सज्जा पे आए। और हमारा जो मतलब था, यानी कि हमारा जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो भी यही था कि इन सभी तत्वों का यूज़ करके, यानी कि डिजाइन्स का यूज़ करके हमें क्या करना है, इन गृह सज्जा को आगे बढ़ाना है। तो हमारा जो ये तत्व था बनावट। फिर जो अगला तत्व है वो है रंग, यानी कि कलर। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी तक क्या किया, हमने रेखा का यूज़ कर लिया, रेखा के साथ साथ यानी कि रेखाओं का प्रयोग करके हमने आकार बना लिए, आकार देने के बाद उसको बनावट दे दी, और अब हमारे पास क्या हो गई, वो वस्तु पूर्ण तरीके से तैयार हो गई। अभी तक हमने यही किया है, कोई भी डिजाइन बनाने के लिए हमने रेखाओं का ज्ञान प्राप्त किया, रेखाओं का ज्ञान लेने के बाद हमने उन रेखाओं का उपयोग करके आकार बना लिया, आकार बनाने के बाद हमें उस वस्तु को क्या दी, बनावट दी, यानी कि उसे चिकना बनाया, खुरदरा बनाया, हमें जैसे भी वस्तु चाहते हैं। हमने ये काम करने के बाद हमारे पास वो वस्तु पूर्ण तरीके से तैयार हो गई। अब ये वस्तु पूर्ण रूप से तैयार तो हो गई है, लेकिन हमारे कला का उद्देश्य क्या था, यानी कि कला के तत्व पढ़ने का हमने जो उद्देश्य पढ़ा था वो क्या था, कि कोई भी वस्तु यानी कि किसी भी दक्षता का अगर हम उपयोग कर रहे हैं, उस वस्तु को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए पढ़ा था। हमने उस वस्तु को बना भी लिया, उसको आकार प्रदान किया, उसको पूर्ण रूप से तैयार भी कर लिया, लेकिन ये वस्तु आकर्षक दिखेगी या नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी, क्योंकि उस वस्तु में क्या नहीं है, रंग नहीं है, रंग नहीं है, और क्या नहीं है, उसमें जीवंतता नहीं है, उस वस्तु में क्या नहीं है, सरसता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कौन प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। यानी कि अगर किसी वस्तु को जीवित दिखाने के लिए, उसको और ज़्यादा मनमोहक बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए किसी वस्तु में किसका होना बहुत आवश्यक है, रंगों का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो हमारा अगला तत्व होता है, और कोई भी डिज़ाइन या फिर कोई भी कला रंगों के बिना अधूरी है। यानी कि अगर किसी वस्तु में रंग नहीं है तो वो कला भी किसी काम की नहीं है। यानी कि किसी आकार, रेखा, बनावट का यूज़ करके हम वस्तु तो बना सकते हैं, लेकिन जब तक उस वस्तु में हम लोग रंगों का उपयोग नहीं करेंगे, उसको रंग नहीं देंगे, तब तक उस वस्तु में क्या नहीं आएगी, जीवंतता नहीं आती है, उस वस्तु में सरसता नहीं आती है, उससे वो वस्तु कैसे लगती है, बेजान लगती है, जैसे कि उसमें जान न हो। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से आती है, रंगों की कमी के कारण। तो हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट तत्व है, यानी कि कला का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, वो कौन सा होता है, रंग। क्योंकि रंग क्या होते हैं, रंग किसी भी व्यक्ति के जीवन को बहुत ज़्यादा उत्साहित बना देते हैं, उसके जीवन में रंग भर देते हैं। तो हमारे जो रंगों का महत्व होता है, रंगों के बहुत सारे महत्व होते हैं। हमने रंगों की व्यवस्था के बारे में भी पढ़ा था, यानी कि हमारे जो रंगों का कई सारे महत्व होते हैं। रंगों का उपयोग करके जीवन में सरसता आती है, जीवन में सरसता आ जाती है, उत्साहित हो जाता है, क्योंकि रंग अलग अलग तरीके के होते हैं। हमने जब रंगों की बात की थी, रंगों की व्यवस्था देखी थी, हमने कई तरीके के रंग पढ़े थे। कुछ रंग कैसे पढ़े थे हम लोगों ने, गहरे, कुछ हमने हल्के रंगों की बात की थी। हल्के रंगों में सबसे हल्का रंग हमने पढ़ा था सफ़ेद, और गहरों में सबसे गहरा पढ़ा था काला। अगर हम किसी वस्तु को, वो गहरे रंग की है, अगर उसमें और ज़्यादा काला रंग मिला रहे हैं, यानी कि सबसे गहरा रंग मिला रहे हैं, तो उस वस्तु का जो प्रकृति है, उस वस्तु की प्रकृति कैसी हो जाएगी, गहरापन की। अगर वो वस्तु लाइट है, अगर उसे हम और हल्का बनाना चाहते हैं, तो उसे क्या करेंगे हम लोग, उसमें को सफ़ेद रंग में डुबो देंगे, उससे उस वस्तु में क्या बढ़ेगा, हल्कापन बढ़ेगा।
यानी कि रंग क्या है, अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग रंगों को देख के जो क्या होता है, हमारा जो मूड है, हमारी जो भावना है वो प्रभावित होती है। यानी कि हम अलग अलग रंगों का उपयोग करके व्यक्ति के जो मन होता है उसको प्रभावित किया जा सकता है। जैसे कुछ रंग होते हैं, कुछ रंगों को देखने से हमारा मन है वो प्रसन्नित या फिर कह सकते हैं प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन कुछ रंगों के उपयोग से हम लोग उत्साहित हो जाएंगे, देखकर अच्छा लगेगा। और कुछ जो ऐसे रंग होते हैं जिनके उपयोग से मन को शांति नहीं मिलती, ठीक है ना। तो ये अलग अलग रंगों की प्रकृति होती है। और हमने जब रंगों के बारे में पढ़ा था तो हमने रंगों की विशेषताएं देखी थी कि रंगों का चयन करते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना है। विशेषताएं देखी थी। पहली विशेषता हमने देखी थी ह्यू के बारे में, एक पढ़े थे वैल्यूज के बारे में, मूल्य, और तीसरा पढ़ा था क्रोमा के बारे में। ह्यू की बात की थी जब हम अलग अलग तरह के प्राकृतिक रंग यानी कि जो प्राथमिक रंग होते थे उनको मिलाते थे तो हमें तीसरा रंग प्राप्त होता था, जिसे हम लोग द्वितीयक रंग कहते थे। उस द्वितीयक रंग को हम लोग क्या कहते थे, ह्यू कहते थे। यानी किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए हमें ह्यू का ध्यान रखना है। वैल्यूज को देखा था हमने, जैसे गहरापन और हल्केपन। अगर कोई वस्तु को गहरा बनाना है तो उसमें हम लोग काला रंग मिलाएंगे, और जब किसी वस्तु को बहुत ज़्यादा गहरापन प्रदान कर लिया, उसमें काला रंग मिला के, तो उस वस्तु को हम लोग कहते थे शेड। क्या कहते थे उसे, शेड कहते थे। और जब अगर किसी वस्तु को हल्का बनाना है तो उस वस्तु को हल्का बनाने के लिए उसे हम सफ़ेद रंग में मिला देते थे। हमने सफ़ेद रंग में मिला दिया तो उस वस्तु को हम लोग कहते थे टिंट। याद आया कुछ? तो ये क्या उनसे विशेषता थी, वैल्यूज थी। यानी कि हम अगर हम रंगों का उपयोग करें कला को बनाने के लिए, डिजाइंस को बनाने के लिए, तो हमें उसके हल्केपन और गहरेपन यानी कि उसकी वैल्यूज का ध्यान रखना है। और क्रोमा का मतलब था कि कोई रंग कैसा होता है, चमकदार यानी कि शाइनी, और कोई रंग कैसा होता है, डल। कोई रंग दिखने में बहुत ज़्यादा शाइनी होता है तो कोई बहुत क्या लगता है, हल्का लगता है। तो ये जो विशेषता थी इसे हम कहते थे क्रोमा। तो ये हो गए रंगों की व्यवस्था, यानी कि किसी भी डिजाइंस को बनाने के लिए हमें रंगों का उपयोग करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो हमारे जो कला के तत्व थे, रेखाएं, आकार, बनावट और रंग, इन सभी का होना किसी एक डिजाइंस को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब तक अगर इनमें से अगर एक भी तत्व एब्सेंट है तो हम उस डिजाइंस का निर्माण नहीं कर सकते। यानी कि किसी भी कला को बनाने के लिए, डिजाइंस को बनाने के लिए कला के इन सभी तत्वों का होना बहुत आवश्यक होता है। तो हमारा जो ये चैप्टर था कला के तत्व, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए।